हेलो हाय व्हाट्स अप। मैं हूं आरजे आदि। हर शाम आप मुझे सुनते हैं 509 रेडियो सिटी 91.1 पर। और जब भी आप मुझे सुनते हो तो आप मुझे बहुत सारी चुलबाजी करते हुए देखते हो। लेकिन चुलबाजी से हटके भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं लाइफ में, करनी भी चाहिए। एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट स्टफ जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हेल्थ। और जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो आजकल आपने कई बार देखा होगा, लोगों को ना जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता करना क्या है। So today we will be talking about arthritis. We have the expert today. We have Dr. Amit Kumar Srivastava with us. Sir, welcome and thank you so much for giving us time. धन्यवाद आदि, मुझे अपने शो पे निमंत्रित करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में पिछले 13 सालों से हूँ, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। एंड वर्तमान में मैं एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड के पद पे हूँ। और ज्वाइंट और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स में मेरी एक्सपर्टीज है। मैं उसमें थोड़ा पारंगत हूँ, कह सकता हूँ अपने आप को। वो मेरी सर स्पेशलिटी भी है। सर ने इतनी मॉडेस्टी से अपना इंट्रोडक्शन दिया, और यही एक पहचान होती है एक ऐसे पेड़ की जिसमें जो लदा हुआ होता है फलों से, और उस वजह से वो झुक जाता है। सर के बारे में मैं भी थोड़ा सा बता दूं आपको। सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सर ने अपनी एमबीबीएस, अपनी एमएस करने के बाद रुख किया सर बाहर का, स्वीडन एंड ऑस्ट्रिया, इफ आई एम राइट। जी जी, और बिल्कुल सर सही। वहां भी आपने बहुत कमाल कमाल के स्किल सेट्स अपनाए, सीखे। तो उनके बारे में भी बताइए सर, वो क्या क्या हैं और कैसे मदद करते हैं पेशेंट्स को। आदि, जैसे हर प्रोफेशन में होता है, आप जब भी किसी चीज के लिए टारगेट करते हैं तो जैसे जैसे आप उसको पाते जाते हैं तो आप और इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं। सो पहले ये था कि एमबीबीएस मिल जाए अच्छे कॉलेज से, वो मिला। उसके बाद अपने मनपसंद की ब्रांच मिल जाए, तो मुझे ऑर्थोपेडिक्स करनी थी, मुझे लकली वो मिला। मैंने कंपटीशन क्रैक किया। सो एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद मुझे ये लगा, जिनके अंदर मैं ट्रेन होता रहा, कि नहीं, मुझे अब जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें मैं जॉइंट्स को, स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड चीजों को हैंडल कर सकूं। सो हम्म। जब आप एक एनवायरनमेंट में काफी टाइम तक काम करते हैं तो आप वही चीजें लर्न करते हैं। जी और जी। मेडिकल साइंस, स्पेशली सर्जिकल साइंसेज, ऐसी साइंस है जहाँ पे आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट हैं। और जिस दिन आपने ये सोचा, आप लिटरली, ये आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो मुझे लगा कि मुझे कुछ और स्पेशल सीखना होगा। उसके लिए मैंने अप्लाई किया। सो मुझे ऑस्ट्रिया में एओ की फेलोशिप मिली। दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। और बेल्जियम में गया, मैंने वहाँ पे डिप्सिकॉट की डिग्री ली, जहाँ पे यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स आते हैं और वो आपको एसेस करते हैं। सो यही टारगेट था कि कुछ अच्छा सीखूं, अच्छा कर सकूं, ताकि मैं समाज को कुछ वापस दे पाऊं। क्या बात। बिकॉज ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सो इसी प्रयास में मैं और भी कंट्रीज में गया। क्या बात है, जी। कमेंडेबल सर। आपने मेरी बात को और मोहर लगा दी कि आप वो पेड़ हैं जो फलों से लदा हुआ है, लेकिन उसी के झुकाव से वो बेंड हो रहा है। सो वंडरफुल सर, एंड थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर टू कनेक्ट विद यू और आपसे मैं बात करूं अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स जो लाइफ में लोग देखते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था सर, अर्थराइटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो जॉइंट पेन होता है, सर्जरी होती है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। सो सर, टू स्टार्ट विद, व्हाट इज द कॉमन कंप्लेन जो लोग करते हैं जब वो आपके पास आते हैं। सो अगर हम आर्थराइटिस के बारे में अगर एक छोटा सा संक्षिप्त जाने कि व्हाट इज आर्थराइटिस, तो मोस्टली ये वर्ड डिराइव्ड होते थे ग्रीको रोमन वर्ड से। सो आर्थराइटिस इज लाइक आर्थ्रोस एंड आइटिस। सो आर्थ्रोस जॉइंट को बोलते हैं उनके लैंग्वेज में, और आइटिस किसी भी बॉडी पार्ट का इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें कोई संक्रमण होता है किसी भी रीजन से, तो उसको आइटिस बोलते हैं। सो आर्थराइटिस। सो जब भी आपके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन आती है, तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। सो आदि, मैं इसको अगर एज वाइज डिफाइन करूँ कि मेरे पास अगर 30 इयर्स या यंगर लोग आते हैं, 30 to 60 के ग्रुप में आते हैं, एंड 60 एबव आते हैं, तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं। लेस देन थर्टीज में मोस्टली वो कंप्लेन करते हैं कि जब सर पहले मैं 2 किलोमीटर चल लेता था, बट आजकल जब मैं ट्राई करता हूँ, स्पेशली पोस्ट कोविड, ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि अब मैं चलता हूँ तो मुझे पेन होने लगता है। एंड उनका दर्द का सबसे कॉमन रीजन होता है नी का सबसे फ्रंट पार्ट, जो नी कैप की हम्म। हड्डी फील होती है, जिसको आम भाषा में कटोरी बोलते हैं, नी का। जी सो जी। पैटेला कहलाता है टेक्निकली वो बोन, तो उसके पीछे उनका दर्द शुरू होता है। और अगर 30 to 60s में देखिए तो उनका दर्द जो होता है, नी पेन, जो पैटेला बोन के पीछे से शुरू होकर वो थोड़ा जनरलाइज होना शुरू होता है।
फिर वो घुटने के अंदर की हिस्से में आता है, जिसको हम इनर कंपार्टमेंट या मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं घुटने का। एंड जब 60 या उसके बियॉन्ड हम देखते हैं तो उनकी ज्यादातर कंप्लेंट ये होती है कि सर अब तो डे टू डे एक्टिविटीज भी नहीं हो पा रही, और बिना पेन का कोई मेडिसिन लिए मुझे रिलीफ नहीं होता है, और स्टिक या वॉकर के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अनइवन सरफेस होता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। सो हर एज ग्रुप का एक अपना पैटर्न होता है और हम उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई थंब रूल चलते हैं। सो इसके ओवरलैप भी हो सकते हैं सिम्टम्स के, कुछ लोगों में ओल्ड एज वाले सिम्टम्स जल्दी आते हैं, कुछ में ओल्ड एज में भी यंग घुटने वाले सिम्टम्स होते हैं। और क्या यही अलग अलग टाइप्स हैं ऑफ आर्थराइटिस कि आगे से नहीं, पीछे से जो आप अगर बता रहे अगर अगर हम उनके इटियोलॉजी जिसको कहते हैं कारण के बारे में जाएं आर्थराइटिस का, तो ये बहुत ही अलग होते हैं। और अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में बताना चाहूँ तो सबसे कॉमन होता है कि इसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो। इन्फेक्शन मीन कोई बैक्टीरिया लग गया, उसके अंदर पस बन गया, तो उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं कि इसमें सेप्सिस हो गई। ओके। दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी, जिसमें आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये एक तरीके की फैमिलियल आर्थराइटिस होती है जो फैमिलीज में रन करती है। ये जॉइंट्स को अंदर ही अंदर खाई जाती है। ऐसे कहते हैं कि जैसे दीमक लकड़ी को चाल देता है, वैसे ये कार्टिलेज को खत्म करती रहती है, और ये बहुत यंग एज में ही हो जाता है। तो अगर हमें सबसे कम एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है तो मोस्टली वो पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही होते हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि गाउटी आर्थराइटिस होती है, जिसमें लोगों का यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है। सो यूरिक एसिड की एक टेंडेंसी होती है, यूरिक एसिड एक क्रिस्टल होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मली बनता रहता है, एक सर्टेन लेवल तक नॉर्मल होता है, उससे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है और कंसंट्रेट होता है तो ज्वाइंट्स में जाके चिपकता है, फिर वहां पे उस ज्वाइंट को इरोड करने लगता है। सो इसका इंसिडेंस हमारे वहाँ कम है लकीली। बट हमारे वहाँ सबसे ज्यादा कॉमनली जो आर्थराइटिस हम देख रहे हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ये एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, सबको ही होना है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, उसकी सीवियरिटी या तीव्रता। सो इसमें क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद धीरे धीरे पेन होना शुरू होता है। सबसे पहले घुटने का अंदर का हिस्सा घिसता है, धीरे धीरे टांग का जो सीधापन होता है वो बोइंग होनी शुरू हो जाती है, फिर चाल में ये थोड़ा सा स्वे आता है। सो अलग अलग एज पे आर्थराइटिस अलग अलग तरीके की होती है, तो उसको हमें एक बार देखने के बाद हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से उनको ट्रीट करना है। ओके। और क्या नी पेन इज अ पार्ट ऑफ इट सर? या नी पेन, हम अगर प्रिंसिपली इस पूरे टॉक को फोकस करें तो हम अगर नी ज्वाइंट पे ही केंद्रित करते हैं, वी फोकस अपने इस टॉक को उस पे करते हैं। सो नी पेन का सबसे पहला सिम्टम्स जब भी कोई यंग बंदा कंप्लेन करता है तो हमेशा फ्रंट ऑफ नी के पीछे होता है। सो पेटेला जो फ्रंट की बोन होती है, जो नी कैप कहलाती है, उसके पीछे पेन होता है। और पहला लक्षण ये होता है कि जब हम लो हाइट से बैठ के उठते हैं तो हमें एफर्ट डालना पड़ता है या हमें किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पहले मैं फ्रीली उठ जाता था, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी, बट अब हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता है किसी चीज को उठने के लिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं को वार्न करना चाहूंगा कि जब आपको ऐसा होने लगे या कुछ भी ऐसा हो, जैसे आपको लगता है कि यार आज से 6 महीने पहले मैं 3 किलोमीटर आराम से चल लेता था, बट नाउ उस 3 किलोमीटर के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, मैं थक जाता हूँ, मेरे नी में पेन होता है, क्रीकिंग साउंड आ रही है या क्रैपिटस आ रहे हैं, पत्ते के कड़कड़ाने जैसी आवाज, तो डेफिनेटली एक बार परामर्श करें अपने विशेषज्ञ से। हो सकता है वो इस स्टेज पे आपको ऐसी चीजें कर दे कि ये रिवर्ट हो जाए, बिकॉज आप यंग है और यहाँ पे डिजीज को रिवर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। एंड इसके ट्रीटमेंट्स इजीली अवेलेबल है? क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर बात करें ऑप्शंस की तो? सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हम बीमारी के किस स्टेजेस पे हैं। सो अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको ना एक बोन मॉडल के थ्रू दिखाना चाहूंगा कि हमारे, मैं नी को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, नी को ज्वाइंट के तौर पे। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 मॉडल्स हैं नी के। सो ये नॉर्मल नी ज्वाइंट है, जिसमें अगर आप इसके कार्टिलेज को देखें, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो ये जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है ये बोन का एंड होता है। किसी भी लॉन्ग बोन के एंड को हम कार्टिलेज बोलते हैं, हिंदी में उपास्थि। बोन इज कॉल्ड अस्थि, उपास्थि। उपास्थि इज कार्टिलेज, जो लुब्रिकेटिंग सरफेस होता है जो ज्वाइंट के बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगर ये स्मूथ है और हमारे नी का बैलेंस, इसके दोनों तरफ के 2 लिगामेंट दिख रहे होंगे आपको, एक इनर लिगामेंट, आउटर लिगामेंट, दीज आर कॉल्ड कोलैटरल लिगामेंट्स, ये बैलेंस्ड है, नी मोर और लेस हमारा अलाइंड है नीचे से ऊपर तक, वेट बेरिंग लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो दिस इज अ नॉर्मल नी। अगर इसके कार्टिलेज में अगर आप देखें, इन दोनों को कंपैरिजन करें, मैं दोनों को एक साथ करने की कोशिश करता हूं, तो इसमें आप देखेंगे कुछ क्रैक्स आ गए कार्टिलेज में। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस। ये जो आर्थराइटिस है उसमें कार्टिलेज का डिजेनरेशन शुरू हो गया है, बट ये रिवर्सिबल है।
क्योंकि यहाँ पे नी का एक्सिस बराबर है, नी के लिगामेंट्स बैलेंस है, इट इज जस्ट द कार्टिलेज दैट इज गेटिंग वॉर्न आउट। तो कार्टिलेज को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ अच्छी लाइफस्टाइल से, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकती है। एंड अगर यहाँ पे नहीं कंट्रोल होता है, आपने नहीं कंसल्ट किया किसी को, सो यू एंड अप हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग। और जनरली अगर नॉर्मल एज के हिसाब से देखें तो 50 से 55 के एज में ये अवस्था आती है, कुछ लोगों को 60 में आती है, कुछ को 65 में आती है। बट अगर आप केयरफुल नहीं होते अपनी चीजों के थ्रू तो ये प्रॉब्लम जल्दी भी आ सकती है। सो ऐसी कोई भी चीज अगर आप नोटिस कर रहे हैं अपने घुटने में कि जो पहले नहीं होता था, ऑल ऑफ अ सडन ये होना शुरू हुआ, या ये आपको डिसेबल कर रहे हैं, आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करने से रोक रहे हैं, सो जरूर एक बार परामर्श करें किसी ऑर्थोपेडिशियन से, अपना एक्सरे वगैरह करा के या प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं वो करा के इसको, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक विक्टिम है, सो इसको ये हर फील्ड में फीडबैक है। और ये कितना कॉमन है सर हमारे देश में? सो आदि अगर हम बात करें डिफरेंट रीजंस की, तो मैं अब इस पे फोकस करना चाहूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, जो हमारा डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जो एज रिलेटेड होता है। बिकॉज गाउट किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है, इतना डैमेजिंग नहीं होता है। रूमेटॉइड का परसेंटेज हमारे वहाँ कम है। सो मैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को भारतीय पॉपुलेशन में, इंडियन डेमोग्राफी में अगर इसके स्टडीज के बारे में बात करें, तो 2017 में हमारे इंडियन जनरल ऑर्थोपेडिक्स में, जो कि एक इंडेक्स जनरल है, काफी रेपुटेड जनरल है, उसमें एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को स्टडी किया। एज ग्रुप रखा उन्होंने 40 to 70, जिनको कोई चोट नहीं थी, रोमेटॉइड नहीं था, यूरेट क्रिस्टल नहीं थे, मतलब यूरिक एसिड वाला आर्थराइटिस नहीं था, या किसी और रीजन से नहीं था, इट वॉज प्योर डिजेनरेटिव। सो वो परसेंटेज थी अराउंड 38%। सो अगर हम 40 to 70 का एज ग्रुप देखते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, तो करीब 100 में से 38 लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब इसकी स्टेजेस की बात करें तो जैसा मैंने आपको दिखाया था, इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं, हमारा कैलग्रेन क्लासिफिकेशन होता है। सो जितनी जल्दी आप हमारे पास आते हैं, जितना सीधा नहीं रहता है, अभी उसमें ज्यादा डिफॉर्मिटीज नहीं आई है, तो बहुत हद तक ये रिवर्सिबल, इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। ओके। और सर मतलब आपने अलग अलग स्टेजेस दिखाई थी, आई एम श्योर जो सबसे लास्ट स्टेज थी उसमें एक सिल्वर सा कुछ दिख रहा था, तो पता लग रहा था कि शायद वो नी रिप्लेसमेंट। जी, वो नी रिप्लेसमेंट। ओके, पर कौन सी स्टेज पे आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता जी, अब तो आपको नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी? आदि इसमें हमारे, जब हम ऑर्थोपेडिक्स के व्यू पॉइंट से बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल होगा ये, बिकॉज उसको समझना भी चाहिए। सो जब हम नी का वेट बीरिंग एक्सरे कराते हैं, मैंने देखा है 70% हमारे क्लिनिशियन अगर नी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं तो वो पेशेंट का वेट बीरिंग एक्सरे नहीं कराते। और ये सबसे मैंडेटरी है कि जब वजन झेल सकता है, वजन लेते हुए एक्सरे जब हम कराते हैं तो हमें ज्वाइंट स्पेस का रिडक्शन पता चलता है। क्योंकि अगर हम लेटे लेटे एक्सरे कराते हैं तो उसमें ज्वाइंट स्पेस कुछ दिखता रहता है, तो एक फैलेसियस, एक गलत इंप्रेशन जाता है कि भाई ज्वाइंट तो अभी ठीक है, जबकि क्लिनिकली पेशेंट बहुत परेशान है, वो कह रहा है सर चला नहीं जाता। तो अच्छा होता है कि हम वेट बेरिंग एक्सरे कराएं और उसके बेसिस पे हम ग्रेड करते हैं। सो हमारा जो कैलग्रेन ग्रेडिंग स्कोर है उसमें ग्रेड 1 में आता है कि थोड़े से ऑस्टियोफाइट्स बने हैं, मोर और लेस एक्सिस ठीक है, कोई बोइंग नहीं हुई है, और बहुत ज्यादा क्रेपिटस नहीं है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं है ये नी में, तो दैट्स कॉल्ड ग्रेड 1। यहाँ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन और नी की कसरत से काम बन जाता है। स्टेज 2 में हम जाते हैं तो ये जो वेयर एंड टेयर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ऑस्टियोफाइट्स डेफिनेट हो जाते हैं, बट ओवरऑल नी का अलाइनमेंट अभी भी ठीक है, एक्सिस इज स्टिल प्रिजर्व। सो यहाँ पे भी हम इसको मेडिसिन सेम जो स्टेज 1 में किया था उसके ऊपर हम कुछ और ऑगमेंट करते हैं, जिसमें हम नी के अंदर हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन डालते हैं, जो कि कार्टिलेज के रीजनरेशन में हेल्प करता है। या आजकल स्टेम सेल थेरेपी आ गई है, बट स्टेम सेल थेरेपी इज अ न्यू थिंग। कुछ इसके रिजल्ट्स क्लेम करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की काफी अच्छा है। मैंने भी अभी रिसेंटली अपने कुछ पेशेंट्स में डाल मैक्स हॉस्पिटल में, बिकॉज दे वर आइडियल कैंडिडेट। सो यहाँ भी वो रिवर्सल की तरफ जाते हैं। बट जब हम स्टेज 3 और 4 की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक्सिस स्टेडी हो गई है, तो स्टेज 3 में हमें डिस्पाइट ऑफ डूइंग व्हाट हम जो एक स्टेज 1 स्टेज 2 में कर रहे हैं, हम उसको सर्जिकली करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि नी के अलाइनमेंट को बिना नी रिप्लेस किए हम टिबिया के पार्ट पे, जो नी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो इसमें ये थाई बोन होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, और ये लेग बोन का पार्ट है। तो थाई बोन का लोअर एंड और लेग बोन का अपर एंड मिलके ज्वाइंट बना। सो जब बोइंग होती है तो ये इस तरीके से बो हो जाता है अंदर की तरफ, एक हिस्सा खुल गया है, एक हिस्सा नहीं खुला हुआ है, एंड लोडिंग अनइक्वल हो रही है।
बट कार्टिलेज हमें लगता है कि अभी भी प्रिजर्व्ड है, कार्टिलेज में इतना डैमेज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे टिबिया के पास एक कट करके हम इसके अलाइनमेंट को रीडायरेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, HTO। सो इसमें हम अगर रीअलाइन कर देते हैं, एट द सेम टाइम हम इसमें कार्टिलेज के रीजनरेशन का ट्रीटमेंट देते हैं उसको, चाहे ओरल मेडिसिन हो या इंजेक्शन, सो यहाँ पे हम इसको सैल्वेज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने नी को बचा सकते हैं, या यू कैन से कि इसकी लॉन्जेविटी हम और बढ़ा सकते हैं 5-10 साल। और इसका परफॉर्मेंस सही होता है सर? ये सारे प्रिजर्वेटिव सर्जरीज अगर पेशेंट हमारे पास सही टाइम पे आते हैं तो ये सारे काफी हेल्पफुल हैं एंड काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है, काफी अच्छा रहता है। और लास्ट स्टेज जहाँ पे बात होती है कि जब वो काफी वेयर एंड टेयर हो गया है, पेशेंट बिना पेन किलर के नहीं मैनेज कर पा रहा है, इवन लेटे हुए भी उसको पेन होता रहता है, सो वो स्टेज होता है जहाँ पे हम नी रिप्लेसमेंट उनको एडवाइस करते ओके। और सर जब ये नी रिप्लेस हो रही है तो जो भी हम्म। चीज लगाते हैं हैं। उसकी तो लाइफ होती होगी कुछ, जैसे जब जो भगवान ने दिया उसी की लाइफ है, तो हमने जो लगाई है उसकी तो लाइफ होती होगी। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। बट उसके पहले नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा टर्म है ना कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट से ऐसा आता है कि हम पूरा का पूरा घुटना, रिप्लेसमेंट में हम बदल रहे हैं, जबकि ये मॉडिफिकेशन नी, होना। हाँ, बट जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम जो वॉर्न आउट इनका पोर्शन होता है, हम सिर्फ उसको 4-5 मिलीमीटर कार्टिलेज को कट करते हैं, एंड इफ यू सी आपके अपने ही बोन के ऊपर हम मेटल की कैप लगा देते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा है ठीक से। हाँ जी सर। सो इट इज जस्ट लाइक पुटिंग अ कैप ऑन योर थाई बोन, जो फीमर है उसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं, और एक टिबियल ट्रे होता है, मेटल का ट्रे होता है जो कि हम आपके लेग बोन के ऊपर लगाते हैं। सो इट इज लाइक दिस, हमने आपके ही बोन को प्रिजर्व किया है, हमने उसके ऊपर एक ट्रे लगाया, एक कैप लगाई, और बीच में एक पॉलीएथिलीन होता है जो टू द पेशेंट 8 से 10 मिलीमीटर का आइडियली जाता है, ये जो इनका वेट बेरिंग सरफेस बनाता है, जिसको बेरिंग बोलते हैं। सो इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर के लिए प्रोन होती है वो होता है ये पॉलीइथिलीन। बट अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इन सब की वजह से इस पॉलीइथिलीन को इतना हार्ड बना देते हैं कि इसमें वेयर एंड टेयर कम हो। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो हम पेशेंट को 15 से 20 साल का विंडो देते हैं। अब सपोज मेरे पास कोई पेशेंट है जो 65 से 70 साल का है, हाँ बिल्कुल सही तो है सर, 15-20 साल हाँ, बहुत अच्छी लाइफ। सो अगर पेशेंट 70 साल का है, उसको नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी फंक्शनल डिमांड कम होगी इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो 55 साल पे। सो 70 साल वाले में डेफिनेटली ये 20 इयर्स प्लस भी चल जाता है, अगर वो ढंग से इसको रख के थोड़ा रूटीन एक्सरसाइज करते रहे एंड बोन हेल्थ पे ध्यान दें, थोड़ा कैल्शियम विटामिन D3 बीच में लेते रहे, प्रोटीन रिच डाइट हो। और यंगर एज ग्रुप में इसका एज ग्रुप डेफिनेटली, बिकॉज वो ज्यादा यूज करेंगे इसको, तो मे बी 15 इयर्स, सो 15 to 20 years we generally tell the lifespan of this process. Okay. And sir, we should not call it joint replacement, as you rightly said. रीसर्फेसिंग, ये जैसे दांत घिस जाता है आदि तो ठंडा हाँ। गर्म पता चलने लगता है। हाँ। सो जब जब कार्टिलेज इबरनेटेड होती है, उखड़ी हुई होती है, तो वो भी बहुत ज्यादा पेन सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि Correct. उसकी अंडरलाइंग बोन, इट इज लाइक बोन ऑन बोन, हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खाती है, हड्डी तो ये करते बहुत पेनफुल होता है। सो Right. हम उसको कैप कर देते और सर जब ये अगर कोई सर्जरी कराता है इंसान, तो हैं। अच्छा, और बहुत सारे प्रिकॉशंस पहले और बाद में लेने पड़ते होंगे। बिल्कुल। So what all things one should keep in mind before going for the surgery and after the surgery is done? सो आदि मैं इस क्वेश्चन को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, बिकॉज इसमें क्लिनिशियन का भी कुछ फर्ज बनता है कि इस सर्जरी के पहले पेशेंट को हम मेंटली प्रिपेयर करें, बिकॉज इस सर्जरी से रिलेटेड मिथ इतने ज्यादा हैं, इतनी भ्रांतियां हैं लोगों में। वो कहते हैं ना कि हॉर्सेस माउथ से चीजें सुन के आते हैं। हमारे पास पेशेंट का पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर, हमारे पड़ोस में किसी ने कराया था, वो आज तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। सो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने देखा? नहीं। आपके घर में कोई ऐसा एग्जाम्पल है? नहीं। बट ऐसी भ्रांतियां बहुत हैं। सुनी सबसे सुनाई बात है। बिल्कुल। सो सबसे पहली बात ये होती है ना कि हम पेशेंट को सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करें कि हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, सर्जरी के बाद वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं रिहैब प्रोग्राम में। सो एक मेंटल प्रिपरेशन उनका बहुत जरूरी है। अगर हम उनको मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा आधा बैटल तो खत्म हो गया। एंड सर्जिकली एज वी आर ट्रेन इन टू डूइंग दिस थिंग, तो सर्जरी इज नॉट अ बिग थिंग, सिंपल सर्जरी 40 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। बट कुछ चीजें जो हमेशा ध्यान देनी चाहिए, जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ, कि वो न्यूट्रिशनली वेल फेड होनी चाहिए, उनका सीरम एल्बुमिन 3.5-4 के आसपास हो, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता है। हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, उनको कोई साथ में कोई इन्फेक्शन नहीं परसिस्ट करना चाहिए। जैसे फीमेल्स 60s में यूजली दे हैव सम सॉर्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक होते रहते हैं। सो हम सारे ब्लड टेस्ट पहले कराते हैं,
उनके हार्ट की स्टेटस देखते हैं कि वो सर्जरी टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं। कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे शुगर, डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज डायबिटीज नहीं कंट्रोल होगा तो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसका हीमोग्लोबिन यूजली कम होता है, तो हमें हीमोग्लोबिन पहले बिल्डअप करना होता है, उसका एल्बुमिन लेवल अच्छा हाई प्रोटीन डाइट से बिल्डअप करे। प्लस इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिजियोथेरेपी जो हम सर्जरी के बाद कराने वाले हैं वो भी उनका शुरू करा दे, ताकि वो ट्रेन रहे कि हमें सर्जरी के बाद ये चीजें करनी। सो इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। आप प्लान अच्छा करते हैं तो आपका आउटकम भी अच्छा होता ऑल राइट। एंड सर, कुछ तो फर्क आता ही होगा आफ्टर द सर्जरी इन देयर डे टू डे लाइफ, तो कितने हद तक दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर द सर्जरी? है। अगर हम ये बात करें तो ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन होता है कि सर क्या हम नीचे बैठ पाएंगे, क्या हम पालती मार पाएंगे, बिकॉज हम सत्संग में जाते हैं, पूजा में जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम नीचे बैठ के बहुत सारे काम करना चाहते हैं। सो अगर पेशेंट मोटिवेटेड है और पेशेंट इस प्रॉब्लम के पहले 5-7 साल 10 साल पहले तक अगर पालथी मारते रहे हैं, स्क्वाट करते रहे, तो हमारा इम्प्लांट अलाउ करता है, हमारा प्रोस्थेसिस इतना स्टेबल होता है या उसकी मोबिलिटी होती है कि वो ये सब काम कर सकते हैं। बट एज यू नो, आप इसको जैसा रखेंगे ये वैसा ही ऐसा ही चलेगा। रहेगा। सो सबसे ज्यादा हाई एंड एक्टिविटीज क्या होती है, आप क्रॉस लेगेड बैठना चाहते हैं और स्क्वाट करना, उकड़ू बैठना चाहते हैं, तो उसमें फिर जब आप उठते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है, उसमें पॉली पे बहुत ज्यादा जोर आता है। सो वंस इन अ वाइल के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इंकरेज करता हूँ अपने पेशेंट्स को 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिकवरी, की एक बार आप पालथी मार के दिखाओ या स्क्वाट करके दिखाओ, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एंड ये सर्जरी बनी ही है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, इट्स अ वेरी इलेक्टिव प्रोसीजर। सो हमारे लिए इंडेक्स सर्जरी होती है कि हम इस सर्जरी को करें तो अगले 15 साल तक पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए इस नी से रिलेटेड, और वो अपनी लाइफ के सारे मोमेंट्स को एंजॉय करे। So if you ask about satisfaction in terms of normalcy, तो 85% लोग काफी सेटिस्फाइड होते हैं, उनको इस सर्जरी से काफी हेल्प मिलती है, उनका ये मानना है कि उनकी लाइफ पूरी चेंज होगी। Which is a big number, sir. Yeah, it 80-85% is. is a big number. It is. It is. एंड आई एम श्योर आपकी ये बातें सुनने के बाद ये नंबर शायद 90-95% हो जाएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन भी आता ना सर, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट इन रिकवरी और मे बी पोस्ट सर्जरी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दैट मोटिवेशन एक्चुअली हेल्प्स इन अ स्पीडी रिकवरी। बिल्कुल बिल्कुल आदि, मुझे लगता है हमारा कम्युनिकेशन विद पेशेंट, हमारा मरीज से, मरीज के रिश्तेदारों से बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आपसे ये एक्सपेक्टेड है। और आप देखो, पेशेंट पतला भी होता है, सेमी ओबीज होता है या बहुत मोटा होता है। सो आप अगर एक 100 kg के आसपास के पेशेंट में सर्जरी कर रहे हैं जिसने कभी पालथी मारी नहीं है, तो वो पालथी नहीं मारेगा। सो फॉल्स प्रोमिसेस नहीं देते। नहीं देने बट एक चाहिए। लीन एंड थिन पेशेंट है जिसने पहले स्क्वाट किया हुआ है, या बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जब नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं तो भी वो स्क्वाट कर रहे होते हैं, क्रॉस लेग बैठ रहे होते हैं, तो उनका तो आना ही है, ये मोमेंट रिगेन कर लेंगे। बट जिसने अपनी लाइफ में ही कभी स्क्वाट नहीं किया है तो उसको हम वी कैन नॉट प्रॉमिस कि हमारा इम्प्लांट उनको। सो रियलिस्टिक कन्वर्सेशन हो, हम क्लियर रहें कि हम ये चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये मोर देन 90% केसेस में हम ये अचीव कर लेते हैं। ग्रेट, वंडरफुल सर। एनी मैसेज टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस और उनको डर लग रहा है कि यार ये कदम उठाएं या ना उठाएं? मैंने आपको बोला कि मिथ जो होती है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, वो पूरे एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन जो सही रिजल्ट्स हैं, सो मैं एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करता हूँ, आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं, तो मैं अपने पेशेंट्स को पता करता हूँ कि वो किस एरिया को बिलोंग करते हैं, एंड वहां पे अगर कोई मेरा ऑपरेटेड पेशेंट होता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इनसे बात कर सके, इनको 5 मिनट टाइम दे सके, तो वो जितना अच्छे से उनको इनकरेज कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। एज ए क्लिनिशियन हम उनको साइंटिफिक बातें बता सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि भाई हम हैं और रिजल्ट अच्छा आएगा, बट वो डर निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए। एंड यंगर जनरेशन पोस्ट कोविड एरा में मैं उनको जरूर से मैसेज दूंगा, खासकर जो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दिस चीजों में इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं उनके पास, नी पेन इज वन ऑफ देम, और भी जोड़ों के दर्द के लिए। सो एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, अपने बोन हेल्थ पे ध्यान रखें, स्पेशली विटामिन D3 की कमी आपको पता ही है, एक तरीके से पैंडेमिक है ये हमारे इंडिया में। आप किसी को भी लेके करा लें, आप चाहे 5 साल के बच्चे को ले, 95 साल के एल्डरली, सबका कम है। 90% पीपल आर डेफिशिएंट और काफी सीवियर डेफिशिएंसी है। सो हमारे वहाँ हड्डी की किसी समस्या में एक ये
मिथ है कि कैल्शियम खाना शुरू कर दो सब ठीक हो जाएगा, बट कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होते जब तक विटामिन D3 अंदर है ही नहीं। तो करेक्ट सो एक आधा बार एक ओपिनियन ले लें और उसको फॉलो करते रहें, 3 महीने 6 महीने पे एक बार जाके अपने कंसल्टेशन के लिए, और आपसे बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं करते, बट दैट कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है कि ये चीज आपके साथ पहले नहीं होती थी, अभी होना शुरू हो गई, जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो एक बार जरूर से उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कराएं, उसका कंसल्टेशन कराएं, तो काफी मदद मिलती है। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड आपने बहुत ही आसान भाषा में ये सारी बातें समझाई हैं, ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को ये समझ आए कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका रिजल्ट होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर गिविंग अस दिस टाइम। धन्यवाद आदि, मुझे निमंत्रित करने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आदि। सो ये थे डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, और उनकी बात आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। दिल से ज्यादा दिमाग पे पहुंचनी जरूरी है, ताकि आप स्टेप ले सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू। थैंक यू।